नमस्कार। आप सब देख ही रहे हैं कि राजस्थान में किस तरीके से राजनीतिक मोड़ आए हुए हैं। राजस्थान में आए हुए हैं, मगर राजस्थान में जो कुछ भी है उसको सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे। हम इस बात को समझने के लिए कि जो कुछ भी ये घटना हो रही है, इसमें जिसने जिसके लिए जो कुछ कहा, जिस वजह से कहा, जो एक पार्टी के अंदर भी आपस में रस्साकसी कह लो, फिर उस रस्साकसी के चलते आसपास के भी और कौन कौन से दल है उनको किस तरीके से इस लड़ाई में साथ में लपेटा जाए, वो एक्टिविटी कह लो, इसका किसके लिए कितना अमर्यादित बयान हो उसको कह लो, किसने किसके ऊपर क्या लांछन लगाया, किसने क्या कुछ करने की कोशिश की, ये सारी जो भी घटनाक्रम है वो टीवी में देखने में एंटरटेनिंग एक फ़िल्म के नज़रिए से आप देख रहे हैं तो हो सकता है, मगर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज बड़े अजीब से हैं, बहुत ही बेकार हैं। और क्योंकि अल्टीमेटली जो पब्लिक के लिए जितनी संवेदनशीलता चाहिए वो कहीं ना कहीं ये जो रस्साकसी चल रही है ना, ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, इसके अंदर धीरे धीरे आप देखना ये संवेदनशीलता और ख़त्म होती जाएगी। फिर ऐसी स्थिति आने लगेगी कि हम खुद भी एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर देंगे पॉलिटिशियन से, और जिस दिन वो एक्सपेक्टेशन जो स्थिति आ गई वो बहुत बुरी होगी। क्योंकि कोई भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो एक ढांचा बनाया गया है, उस व्यवस्था को चलाए रखना सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, मगर उस व्यवस्था को कैप्चर करके अपने लिए यूज करना कुछ एक लोगों को फ़ायदेमंद होता है। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो भी उस व्यवस्था में ऊपर जाके काबिज होते हैं, जिनको चलाए रखने की जिम्मेदारी होती है, वो ही ये सोच रखते हैं, इस सत्ता की, इस ताकत की जो एक भूख बढ़ जाती है कि वह सब महत्वाकांक्षा व्यक्ति की होनी चाहिए, अच्छा काम करते रहना चाहिए, मगर हर जगह की अलग अलग महत्वाकांक्षा है। आज फॉर एग्जांपल अगर अपने क्रिकेट के एग्जांपल से समझें, एक क्रिकेट प्लेयर की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि वो रणजी खेले, रणजी प्लेयर की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि वो नेशनल टीम में जाए, और वहाँ उसकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए वो खूब मेहनत करे, खूब अच्छा खेले, इतना अच्छा खेले कि फिर उसको, क्योंकि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ को आर्थिक रूप से भी तो इनाम ज़्यादा मिलता है, तो पैसे के मतलब पावर के वो नाम के साथ साथ अगर पैसा भी चाहिए तो कोई गलत नहीं है। मगर इसी महत्वाकांक्षा में वो आदमी अगर ये सोचता है कि चलो मैं अच्छा खेलूँ, मुझे एडवर्टाइजमेंट मिले, मुझे ब्रांडिंग मिले, बहुत अच्छी बात है, मगर महत्वाकांक्षा अगर ऐसी बढ़ जाए कि अब मेरे को और ज़्यादा पैसा कमाना है, अब मैं मैच फिक्सिंग भी स्टार्ट कर दूँ, तो वहाँ लुटिया डूबती है। वो महत्वाकांक्षा नहीं होगी, वो एक तरीके से आप गलत रास्ते पे चल पड़े हो। उसी तरीके से राजनीति के रास्ते में भी महत्वाकांक्षा आप रखें। किसी को भी आज एक व्यक्ति को, पहली बात तो जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार सबका है, जनप्रतिनिधि बनने के बाद में जो भी बना है उसको जितना ऊंचा पद इस व्यवस्था में है वहाँ तक पहुँचने का भी हक सबको है। आप उस चीज़ के लिए काबिल बनेंगे, उस चीज़ के लायक होंगे, आप उस व्यवस्था में चल पाएँ। लेकिन उस चीज़ के लिए ज़रूरी ये भी है कि व्यवस्था ऐसी हो जो काबिल लोगों को जगह देने लायक बनी रहे। अगर काबिलियत की जगह ही नहीं बची व्यवस्था में, अगर व्यवस्था को इस तरीके से कैप्चर कर लिया गया कि चंद लोग ही उस चीज़ के ऊपर हावी हो गए। आज राज्य महाराजे का पहला एक टाइम था, फिर ब्रिटिश रूल, उससे पहले मुग़ल रूल, और ये, और उसके बाद में फिर डेमोक्रेसी आई। अब डेमोक्रेसी के बाद में वापस से आप कहीं ना कहीं आप डाटा उठा के देखिए कि वापस से एक तरीके से एक डायनेस्टी सिस्टम चालू हो रहा है। तो वो डायनेस्टी सिस्टम को अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो आम साधारण परिवार से आने वाले लोगों के लिए तो राजनीति के रास्ते वैसे ही बंद हो जाएंगे। आपको बहुत छोटा दायरा, मतलब फिर आप एक छोटे दायरे तक ही सोचने पे मजबूर होंगे, उतना ही आप काम कर सकेंगे। मतलब एक तरीके से फिर सत्ता में जब भी कोई पार्टी आएगी तो उस पार्टी को लोग सिर्फ या तो अपना टेंडर जारी करवाने जितना समझेंगे, हमारी ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ कैसे हो जाए, या कोई इलीगल बेनिफिट कैसे हम इनका उठा लें सरकार से, बस इतना ही एक दायरा बन जाएगा। और इस सब दायरे में असल जो इशू है पब्लिक से रिलेटेड, जो पब्लिक डोमेन का इशू है, वो ख़त्म हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जब एक व्यक्ति की उम्मीद टूटती है, एक बार मांग करी, 2 बार मांग करी, 3 बार मांग करी, 10 बार मांग करी, फिर उसको लग जाए कि यार मेरी सुनवाई कहीं नहीं है। अगर ये स्थापित हो जाए बात कि कोई भी डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, तो आपको बीमार होने से डर लगेगा, क्योंकि बीमारी परेशान करेगी, उससे ज़्यादा ये सोच परेशान करेगी कि हम बीमार पड़ गए। उसी तरीके से प्रजातंत्र के अंदर हमारी अगर सुनवाई होना ही बंद हो जाएगी तो हमें
हमारी वो जो तकलीफ़ है कि हम किस तकलीफ़ के चलते अपनी सुनवाई चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा तकलीफ़ इस चीज़ की होगी कि हमारी सुनवाई बंद हो गई। तो जब ये होगा तो ये कितनी भयानक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और इस सिचुएशन को अगर आपको रोकना है तो मेरा एक बहुत छोटा सा, मैं ये कह सकता हूँ कि सामाजिक और पॉलिटिकल जीवन का भी एक्सपीरियंस है। मैं एक बहुत साधारण परिवार से एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, लेकिन मैं भी ग्रास रूट पे, जैसे मैं वार्ड पंच रहा एक पंचायत में 5 साल के लिए। शहरी पंचायत थी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत थी। मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैंने लॉ पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कैसे प्रोसेस काम करता है, ये सारी चीज़ पढ़ा है। इन सब का मिश्रण के आधार पे मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपने आप को देखता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं पर्यावरण के प्रति भी चिंतित हूँ। तो मैं जब ये देखता हूँ कि आज पर्यावरण किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, और उसको क्या एक व्यक्ति बचा सकता है? नहीं बचा सकता। उसको कुछ लोग मिलकर बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। उसके लिए भी पूरी व्यवस्था को लगना पड़ेगा। लेकिन आज अगर व्यवस्था में लोग सिर्फ और सिर्फ एक उस सत्ता के मद में सिर्फ उस पावर को हासिल करने के लिए, उस पावर से मिला क्या? भाई मैं तो आज एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में अगर इसको भी देखें, अगर ये जो भी घटनाक्रम चल रहा है, इसको कोई भी किसी पार्टी से जोड़ के ना देखें, कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर, जैसे एक सीएम था, एक डेप्यूटी सीएम था। डेप्यूटी सीएम जो था वो स्टेट का पार्टी का प्रेसिडेंट भी। अब इनकी जो कलह है, आपस की कलह, अब ये दोनों के आपस की पावर की कलह। अब इस कलह में सबसे पहले तो जो एमएलए सारे हैं वो सारे पिस गए, थोड़े उस धड़े में पिस गए, थोड़े इस धड़े में पिस गए, हो गई आपस की। मगर यूँ देखा जाए तो क्या सीएम पद छोटा है? तो सीएम जो है उसको दूसरे से क्या परेशानी? क्या डेप्यूटी सीएम छोटा है? ये क्या एक पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट होना छोटा है? तो उसको फिर सीएम से क्या परेशानी? और दोनों की कोई ये भी नहीं है कि एज डिफरेंस नहीं है, दोनों का एज डिफरेंस भी है। और दोनों के साथ ऐसा भी नहीं है कि उनको वो पॉलिटिकली किस्मत वाले नहीं रहे, क्योंकि दोनों को ही कम उम्र में ही बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मिली। ये एक सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में मैं दोनों को लेके सिर्फ, और क्यों, क्योंकि ये एक विरला एग्जांपल है जिसे हम समझ सकते हैं। तो कुल मिला के जो ये आपस में, जो आपस का सत्ता का जो कलह था, उसकी वास्तविकता में तो कहीं ज़रूरत नहीं थी। मगर एक दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में, दूसरा पहले एक को पूरी तरीके से गिराने के चक्कर में, इस रस्साकसी में किसका नुकसान हुआ? अगर आज एक सीएम बोलता है कि मेरा जो डेप्यूटी सीएम है वो मेरे से 1.5 साल से बात नहीं कर रहा, या हम दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, और डेप्यूटी सीएम जो है उसके पास में भी इंपॉर्टेंट 4-5 मंत्रालय हैं। अब आप खुद ही समझ लो कि फंक्शनिंग होगी कैसे एक स्टेट में। अगर इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग के लिए तो मेरा ये मानना है कि सीएम का अपने कैबिनेट से डेली नहीं तो वीकली चर्चा होना, मीटिंग होना ज़रूरी है, डेली वीकली रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि इतने बड़े स्टेट में हर वक्त हर दिन कोई ना कोई मुद्दे आते हैं। उन मुद्दों की कोई मुद्दा ऐसा होता है जिसको सीएम लेवल तक की सुनवाई ज़रूरी होती है, कोई मुद्दा ऐसा है जिसको कलेक्टर लेवल की सुनवाई ज़रूरी है, कोई मुद्दा ऐसा है जो एसडीएम तक भी सलटाया जा सकता है, तहसीलदार तक भी सलटाया जा सकता है। तो हर मुद्दों के हिसाब से आज इफेक्टिव गवर्नेंस क्या कहते हैं, एक सेंसिटिव गवर्नेंस क्या कहते हैं? सेंसिटिव गवर्नेंस वो होगी जहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए संवेदनाएँ हों। अब वो संवेदनाएँ हैं नहीं, सत्ता का लोभ ज़्यादा बढ़ गया, अब लड़ाइयाँ ज़्यादा चल पड़ी हैं। और पॉलिटिकल व्यवस्था ऐसी है कि जो मिडिल क्लास या आम आदमी या गरीब आदमी, उसके लिए राजनीतिक रूप से कोई गुंजाइश दिखती नहीं। उसके बाद में कमाल की बात, हम भी बड़े कमाल दिखाते हैं, कोई प्रयास करता भी है हमारे बीच में से, तो हम उसको कितना मंच देते हैं। कोई आदमी, अगर ऐसा नहीं है कि विसल ब्लोअर नहीं है, विसल ब्लोअर समझ गए ना, आवाज़ उठाने वाले हर जगह मिल जाएंगे। होता क्या है, पहली बात तो विसल ब्लोअर को पहली बार में ही नेगेटिव मान लो। आपने तो सब कोई आवाज़ उठाई तो ये तो अपने लिए कर रहा है। अरे भाई, अपने लिए कर रहा है। अगर कोई आवाज़ उठाएगा, आपकी समस्या को लेके आगे बढ़ रहा है, तो मतलब वो कुछ करना चाह रहा है आपके लिए कुछ प्रयास कर रहा है, तो आप उसको सहयोग करो, आप उसका मदद करो, उसको बढ़ावा दो। क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर तो क्या बाहुबल या से नहीं होता, या किसी का शक्ल कैसी दिखती है उससे नहीं होता, उस व्यक्ति के साथ में लोग कितने जुड़ते हैं, उसके साथ में पावर कितनी है वो मायने रखता है। लोग कहते हैं चुनाव जीतने के लिए पैसा चाहिए, ये चाहिए, जाति चाहिए, पीछे परिवार का बैकग्राउंड चाहिए। ये तब चाहिए जब बाकी आप जिस चीज़ के लिए राजनीति है, जिस चीज़ को लेके क्रिएट करी गई है पॉलिटिक्स, जिस चीज़ को लेके सिस्टम क्रिएट किया गया, उस वे में काम नहीं करने वाले जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये सब चाहिए। अगर कोई काम करने वाला कैंडिडेट है, अगर किसी आदमी ने, मैं तो कहता हूँ एक गरीब परिवार का बच्चा है, कोई लड़का है, आदमी है, उसने प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया, वो लगा हुआ है, वो पर्यावरण को लेकर भी संवेदनशील है, वो पौधे लगाता है, पर्यावरण के प्रति भी समर्पित है, वो स्वच्छता को लेकर भी, सफाई अभियान को लेकर भी समर्पित है, वो गरीबों की पेंशन पहुंचे उस चीज़ को लेकर समर्पित है, वो स्कूलों की जो स्तर है, सरकारी स्तर वो सुधरे, आंगनवाड़ी का स्तर सुधरे, उसको लेकर समर्पित है, वो प्रयास कर रहा है।
क्योंकि जब तक पद पे नहीं हो तब तक आप प्रयास ही कर रहे हो, तो वो भी अगर प्रयास भी निरंतर लगातार कर रहा है, बिना रुके कर रहा है, तो वो भी तो अपने आप में सफिशिएंट है एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए। और चुनने के लिए आपको और क्या चाहिए उसका? अगर कोई आदमी पूरा समर्पण भाव से, क्योंकि इन सब चीज़ों में समय लगता है, और एक गरीब होते हुए भी, एक मिडिल क्लास होते हुए भी अगर वो इस चीज़ का प्रयास कर रहा है, तो एक सोचो कि वो अपना कितना बड़ा एक अपने करियर को भी स्टेक पे रख रहा है, वो हर चीज़ को। हाँ ठीक है, उसकी यही महत्वाकांक्षा है कि वो राजनीति में बढ़े, वो चाहता है, उसकी चाह है कि वो करे, तो ठीक है ना। ऐसे अगर लोग आप ढूंढिए, अगर आपके आसपास अगर इस तरीके के लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं, जिनमें कुछ क्षमता है, तो उनको लेके आगे बढ़ें, उनको लेके आगे आएँ। उसके अलावा जैसे जो भी जनप्रतिनिधि है, ग्रास रूट पे जितने भी जनप्रतिनिधि है, आप सोच समझ के चुनें, सबको ढंग से चुनेंगे ना। जब वार्ड पंच कैसा चुनना है, उसके लिए भी आप पूरा देखेंगे कि हाँ भाई मेरे को ऐसा वार्ड पंच चाहिए, मेरे इतना पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, उसको ये सारी चीज़ हमने इसको काम करते हुए देखा है, ये संवेदनशील व्यक्ति है। या फिर सरपंच ऐसा है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना जानकार है, इतनी व्यवस्था को जानता है, इतना इसने पहले भी काम किया। ये सारी चीज़ें देखो। जब आप निचले पायदान से शुरू होंगे ना, जब हर चीज़ को देखते हुए समझते हुए, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपने अगर सारे ही काबिल, मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में 9,500 के करीब पंचायतें हैं। मैं कह रहा हूँ अगर पब्लिक इस माइंडसेट के साथ में काम करे और वो 5,000 ऐसे सरपंच चुनते हुए हैं जो इस तरीके की सोच से पनपे हैं, इस तरीके से उनको उसकी सोच के चलते उनको पब्लिक ने मौका दिया है और वो काम कर सकते हैं, तो मजाल है क्या कि किसी राज्य का पंचायती राज मंत्री काम ना करे या मुख्यमंत्री काम ना करे? उन सरपंचों की एक्टिवनेस के चलते भी झक मार के काम करना पड़ेगा। लेकिन हम इन चीज़ों के लिए हमें ही तो आगे आना पड़ेगा, हमको ही तो पूरा सोच समझ के इन चीज़ों के लिए जो भी कोई है उसे बढ़ावा दो, जो भी कंसर्निंग व्यक्ति है उससे सवाल करो, तुमने क्या किया भाई, तुम क्या कर रहे हो? कई पद ऐसे हैं जिनके पास में कोई पावर नहीं है, तो पावर नहीं है, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास में नहीं है, तो लेकिन उनके पास में वॉइस रेजिंग है, उनके पास में मुद्दा उठाने की क्षमता है, तो उन्होंने मुद्दे उठाए कि नहीं उठाए, उन्होंने कार्य किए कि नहीं किए? या जो बंदा उस पोजीशन पे बैठा था जहाँ उसके पास में पावर थे, निर्णय लेने की क्षमता थी, उसने उसको कोई निर्णय लिए कि नहीं लिए? तो इन सब मुद्दों को आप जब ढंग से समझेंगे और डिसीजन लेंगे, तो उससे एक सोसाइटी में फ़ायदा होगा। मैं आज इस चीज़ का मुझे एक प्राउड होता है। मैं वार्ड पंच रहते हुए मैंने इन सभी मुद्दों को सोचते हुए एक अभियान चालू किया था कि वार्ड पंचों को जब तक मोबिलाइज नहीं किया जा सकता, जब तक पंचायती राज सशक्तिकरण नहीं हो सकता। और पंचायती राज सशक्तिकरण के लिए वार्ड पंचों को इकट्ठा किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको उनके प्रोसीजर, उनकी पावर, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में जानकारी दी जाए, जो वैसे स्टेट का काम होता है। और स्टेट जो सरकार है वो हर साल वार्ड पंचों के, सरपंचों की ट्रेनिंग के लिए करोड़ों रुपया का बजट पास करती है। मगर आप पता करो कितनी पंचायतों के अंदर वार्ड पंचों और सरपंचों की ट्रेनिंग होती है? नहीं होती, तो फिर वो पैसा कहाँ जाता है? तो इन्हीं सब चीज़ों को मुद्दा उठाने के लिए मैंने कई वार्ड पंचों से संपर्क किया, अलग अलग पंचायतों के वार्ड पंचों से संपर्क किया, पंचायत समितियों के, जिलाओं के वार्ड पंचों से संपर्क किया। आखिरकार हमने एक संगठन खड़ा किया, राजस्थान ग्राम पंच महासंघ। उसके अंदर हमने ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे रखे कि आप वार्ड पंचों को ट्रेनिंग दो, हैं, आप जो कैंप लगाते हो वो सिर्फ कागजों में मत लगाओ, असल उस पर काम करो। अब उसके अलावा आप इनका वार्ड पंचों के मानदेय भत्ता है, ये आज जनप्रतिनिधियों कितने आज उनके मानदेय बढ़ गए, एमएलए एमपी सबके, उनके परिवारों तक को बेनिफिट मिलता है। मगर वार्ड पंच है, सरपंच है, इनका मानदेय देखो क्या है। एक वार्ड पंच को राजस्थान के अंदर महीने का 200 रुपया मिलता है, वो भी 2 मीटिंग होती है, उन दोनों मीटिंगों को वो अटेंड करेगा, तो उसके अलावा और कोई चीज़ का वो नहीं है। तो क्या अगर कोई आदमी दौड़ भाग करता है तो क्या वो दौड़ भाग करेगा, समय लगाएगा, सारी चीज़ करेगा, जितना उसका समय लगेगा उसको उससे कमा। हम ये नहीं कहते हैं कि उस पोजीशन पे रह के वो कुछ कमाए, लेकिन जब आदमी को ये लगने लग जाता है ना कि यार मुझे इससे मेरी जेब से लग रहा है, क्योंकि ये बातें ज्ञान झाड़ना तो बहुत आसान है, क्योंकि हमने इस मुद्दे को लेकर जब भी किसी एमएलए एमपी से मिले तो उन्होंने कहा कि हमें भी क्या मिलता है। अब उन्हें से कोई पूछे कि भैया आपको क्या नहीं मिलता, आपके पूरे परिवार तक को बजट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके अलावा भी आपके पास में पता नहीं क्या क्या व्यवस्था है। एक वार्ड पंच है, वार्ड पंच के पास में न तो कोई बजट है, न कोई वित्तीय पावर है वो। और हम ये भी कह भी नहीं रहे कि आप वित्तीय पावर सब में बांट दो, मगर जिसकी जितनी फंक्शनिंग है उसको उस तरीके से उसका मानदेय तो दो, ताकि वो एक्टिव इन्वॉल्व तो रहे। कोई इस वजह से तो इन्वॉल्वमेंट नहीं बंद करे कि यार इसमें तो सब कुछ ही मेरा लगना है, मैं समाज सेवा करूँ वहाँ तक ठीक है। आदमी समाज सेवा अपने शरीर से कर सकता है, अपने मन से कर सकता है, तन से कर सकता है, मगर किसी पास धन नहीं है, मगर फिर वो कैसे करे? तो ऐसे में या तो फिर सारे ही वो बंदे बने जो धनवान हो। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए अब व्यवस्था को हमें समझाना होगा, हमें सुधारना होगा। आज जिस राजस्थान ग्राम पंच महासंघ की मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं वार्ड पंच नहीं हूँ, मैंने 5 साल कंप्लीट कर लिया अपने टेन्योर, लेकिन मैं ये अपना दायित्व मानता हूँ कि मैं इस संगठन का प्रचार प्रसार ताउम्र करूँगा। मैं एक अवेयरनेस की, ये मेरा एक बीड़ा है कि पंचायती राज सशक्तिकरण के लिए जो भी अवेयरनेस के लिए काम मैं कर सकता हूँ वो मैं करता रहूँगा। मैं अपने साथ में
ऐसे लोगों को मैं ढूंढता रहूँगा जो मेरी तरह इस मुहिम में जुड़े, साथ में काम करें, इस संगठन को मजबूत करें। तो उसी तरीके से ये तो एक सिटीजन होने के नाते एक मेरा एक प्लेज है, एक मेरा एक वो जिसको कहते हैं शपथ है, एक लक्ष्य है। तो इस तरीके से हमें सबको ये लक्ष्य लेना पड़ेगा कि पॉलिटिशियंस को हमें पॉलिटिशियंस को गंभीरता से लेना चाहिए। वो चाहेंगे कि हम उन्हें गंभीरता से ना लें, वो बस हमें बीच बीच में ये फिल्में दिखाते रहते हैं ये स्टंटबाजी की, नहीं, हमें उन्हें बहुत गंभीरता से लेना है। हमें उनको आंसरेबल बनाना है। हम उनसे सवाल करें कि हमने आपको जिस चीज़ के लिए चुना है वो आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हमें उन पर एक सक्रिय जनता होने के नाते एक वो दबाव बनाए रखना है कि वो जिम्मेदारी का एहसास उन्हें कराए रखना है कि तुम जनप्रतिनिधि, हमने तुम्हें चुना तो किस सोच के साथ चुना है। प्लीज़ आप इन बातों को थोड़ा सा गंभीरता से लेवें, समझें। ऊपर से एकदम से कोई ताली बज के और चमत्कार नहीं हो जाएगा। हमको अपने आसपास की व्यवस्था को बदलने के लिए इस माइंडसेट से काम करना पड़ेगा, इस माइंडसेट से ही निर्णय लेने पड़ेंगे, तब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी होगी, समझी होगी। तो धन्यवाद साहब, मैंने एक प्रयास किया अपनी बात को पहुँचाने का। और आप सभी स्वस्थ रहें, कोविड महामारी में बचे रहें, अपने परिवार को बचाए रखें, यही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।